गुज़श्ता 40 साल में मैंने यही किया है और यही करना चाहता हूँ। दिलचस्प बात यह है कि मुल्क के जो तीनों बड़े ग्रोह हैं, तीनों बड़ी सियासी जमातें हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ मुझे बहुत टाइम मिला, मौका मिला उनकी कुर्बत का, उनसे इंटरव्यूज़ का, उनसे गुफ्तगू का, नशिस्त व बर्खास्त का बहुत मौका मिला। मियाँ नवाज शरीफ साहब से बहुत मौका मिला, मैंने उन पे किताब लिखी, मोहतरमा बेनज़ीर पे किताब लिखी, पूरी पूरी किताब है जिस पे मैंने उनके ख्यालात, उनकी साथ पूरी तफसील लिखी। और इमरान खान साहब जो हमारे तीसरे फरीक हैं, वो 40 साल से वो भी लाहौर में और हम भी लाहौर में, हम उनके फैन, क्रिकेट से शुरू हुआ और फिर सियासत और फिर आज तक के हालात में तक हम पहुंचे हैं। तो जो तीनों यानी बड़े किरदार सियासी हैं, उनसे इंटरेक्शन रहा अपने सियासी और अपने सहाफ़ती कैरियर में, जिसकी वजह से इन्हें बड़े करीब से जानने का और उनके ख्यालात, जज्बात, उनको समझने का मौका मिला। अब चूंकि आप सब लोग ये जानना चाहेंगे और जानना चाहिए कि पाकिस्तान का जो मौजूदा सियासी बहरान है, इसका हल क्या है, नंबर वन। और नंबर टू, ये पैदा क्यों हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले पैदा क्यों हुआ। पहली तो बात यह है कि जब ये नहीं है कि ये सब कुछ अचानक हो गया, ये दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा था कि हम जिधर जा रहे थे, ये नफरत, ये आपस की लड़ाई, ये झगड़े, और इस हद तक के दूसरे को ना माफ करना है, ना दूसरे के लिए कोई जगह है आपके दिल में। उसका नतीजा तो ये होना था। एक पहले नून को मार पड़ी, पहले पीपल्स पार्टी को मार पड़ी, अब तहरीक इंसाफ को मार पड़ी है। और हमने वतीरा ये बना लिया है कि जब दूसरे को मार पड़ती है तो हम तालियां बजाते हैं, और फिर जब खुद मार पड़ती है तो फिर रोते हैं। तो उस जब तक दूसरे का गम नहीं समझा जाता, उस वक्त तक आप कभी अपनी दुरुस्तगी नहीं कर सकते। हमारे पाकिस्तान की सियासत की तारीख यही है कि हम जब मुखालफ को, जिस दिन ये हुआ कि मेरे मुखालफ को तुमने मुक्का क्यों मारा, मैं इस पे, मैं तुमसे नाराज हूं, मैं प्रोटेस्ट करूंगा, उस दिन पाकिस्तान की सियासत ठीक हो जाएगी। जिस दिन आप ये कहना शुरू हो गए कि मैं अपने मुल्क के ईसाई को, हिंदू को वो हकूक लेके देना चाहता हूं जो मेरे हकूक है बराबर के शहरी के, तो उस दिन सारे पाकिस्तान के शहरी बराबर हो जाएंगे। तो ये हमने, ये वतीरा हम सबकी खामी है, चाहे वो साफी हो, चाहे सियासत हो, चाहे सब कुछ हो, कि एक दूसरे में हमें टॉलरेंस नहीं है। और पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है 1973 का, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उसके अंदर अब तक किसी ने कोई ऐसी गलती नहीं निकाली कि जिसको ये कहा जाए कि ये एक आइन मंसूख किया जाए, मतरूक किया जाए, या कोई इसमें बहुत बड़ी कोई तब्दीलियां की जाए। वक्ती तब्दीलियां होती रहती हैं, बाज़ औक़ात हुकूमतें अपनी मर्जी की तरमीम कर लेती हैं, वो 1 साल 2 साल 5 साल चलती है, फिर खत्म हो जाती है। हम 8वीं तरमीम को हमने इसी तरह देखा, हमने 9वीं तरमीम को देखा, 18वीं को देखा। तो ये होता रहता है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन की मेन स्पिरिट है, जो मेन बात है, उस पे सबका इत्तेफाक है। मजहबी, सियासी, जमहूरी, गैर जमहूरी, हर पार्टी का उस पर इत्तेफाक है। तो चांदी दुनिया के मुसलमान मुल्क है, बल्कि एक भी मुसलमान मुल्क नहीं है जिस तरह में इस तरह का मुत्तफिका आइन मौजूद हो। हमारी मुस्लिम दुनिया के 57 मुल्कों में एक ही मुल्क है जिसके अंदर कुछ इंसाफ, कुछ अदारे, कुछ आज़ादी कायम है। हम लोग बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे देते हैं बात बात, क्योंकि हम आती रहे हैं फ्री स्पीच के, फ्री गुफ्तगू के, फ्री पॉलिटिक्स के। आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो सिवाय इंडिया पाकिस्तान के
ہمارے ارد گرد کہیں بھی آزادیاں نہیں، اور ڈر یہ لگ رہا ہے کہ جس طرف آج کی دنیا جا رہی ہے، آج کا امریکہ بھی جا رہا ہے، کہ کہیں یہ جو آزادیاں ہم نے پچھلے 100 سال میں حاصل کی ہیں، یہ کہیں ساری دنیا میں نہیں چھن نہ جائے، اور بڑی تیزی سے اس طرح کے نظریات جو ہے وہ پھیل رہے ہیں کہ جس میں جمہوری آزادیاں، فری سپیچ، ہیومن رائٹس، وہ چیزیں جو انسان نے سالوں کے بعد، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ اتفاق کیا تھا کہ یہ چیزیں دنیا میں عام ہونی چاہیے، اب جو فاؤنڈنگ فادرز تھے وہی اس سے انحراف کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے نتائج نیچے تک جائیں گے۔ اور پہلے جب ہوتا تھا کہ کوئی ملک غیر جمہوری ہوتا تھا تو بہت سے لوگ اس سے بائیکاٹ کر دیتے تھے۔ یورپین یونین کا یہ پہلا اصول تھا کہ اینی کنٹری جس میں مارشل لا لگے گا اس دن سے ان کے ریلیشن شپ ٹوٹ جاتا، اور جب تک وہ دوبارہ جمہوریت کی طرف نہیں آتے تھے وہ بحال نہیں کرتے تھے۔ لیکن اسی طرح پہلے امریکہ کا ایک ہمیشہ مانیٹرنگ ہوتی تھی کہ بھئی ہر ملک کی جمہوری پوزیشن کیا ہے، ہیومن رائٹس پوزیشن کیا ہے، لیکن اس وقت تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا ورکنگ نہیں ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کرائسس تو ٹالرنس نہ ہونے سے ہوا، اور اس کے نتیجے میں اب جو ہے اس کا حل کیا ہے؟ حل تو یہی ہے کہ ایک دوسرے کو ٹالریٹ کر کے جو آلریڈی اسکیم آف تھنگز ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، اس کو فالو کیا جائے۔ اور پہلا ڈائلاگ ہے وہ اس بات پہ ہونا چاہیے کہ مسلم لیگ نون کو 2018 کے الیکشن پہ اعتراض ہے، تحریک انصاف کو 2024 کے الیکشن پہ اعتراض ہے، اور پیپلز پارٹی کو شاید اور بھی کئی الیکشن پر اعتراض رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگرچہ پہلے ہم نے جو الیکشن کا سارا سیٹ اپ ہے یہ بھی آپس میں طے کیا ہوا تھا، ہم نیوٹرل گورنمنٹ بناتے تھے جو کہ ہم نے بنگلہ دیش سے ماڈل لیا تھا، اور نیوٹرل گورنمنٹ الیکشن کراتی ہے، اور چیئرمین الیکشن کمیشن دونوں سیاسی پارٹیاں مل کے بناتی ہیں۔ یہ پچھلا جو الیکشن کمیشن کا چیئرمین ہے یہ بھی پی ٹی آئی نے اور نون نے مل کے بنایا، ٹھیک ہے، جس نے یہ الیکشن کرایا 2024 کے۔ 2018 کا جو الیکشن کمیشن تھا وہ بھی مل کے ہوا تھا۔ تو اب ایسا لگتا ہے کہ ہمارا سب کا، چاہے سیاسی جماعت ہو یا ہمارا اعتماد اس سسٹم پہ، نگران حکومتوں کے سسٹم پہ، اور یہ جو الیکشن کمیشن کا سسٹم ہے اس پہ نہیں رہا، اور ظاہر ہے دونوں جماعتوں کو، تینوں جماعتوں کو شکایتیں ہیں کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو اس کے لیے تینوں بیٹھ کے جس طرح سے پہلے اگر ساری 70 سال آپس میں اتفاق رائے سے چیزیں ہوتی رہی ہیں تو کیا یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ غیر متنازع الیکشن کے لیے ایک فریم ورک بنایا جائے۔ دوسری بات میں ذاتی بھی کرنا چاہتا ہوں، سارے میرے بھائی ہیں، سونی صاحب وغیرہ، کوئی جھوٹ کی بات تو نہیں ہے۔ ایک بات ہے کہ بھئی عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اور ان کو ملک کے حالات کو نارمل کرنے کے لیے کیا کیا جائے، یہ بھی ایک میجر بات ہے۔ اب دیکھیں پیپلز پارٹی کا جو دور تھا 2013 سے، وہ آپ ان کو کہہ لیں مکمکا کہہ لیں، جو کہہ لیں، اس پہ کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا۔ جو اس کے بعد نون کا دور تھا اس میں بھی کوئی ایک سیاسی قیدی نہیں تھا، اور اس کے نتیجے جب عمران خان صاحب آئے تو انہوں نے دونوں پارٹیوں کو اندر کر دیا، اور ظاہر ہے اب ان کا غصہ ہے وہ انہیں نکالنے کو تیار نہیں۔ تو ہمیشہ میں تو اس بات کا قائل رہا ہوں ذاتی طور پر، میاں صاحب ول بیئر می آؤٹ، میاں نواز شریف صاحب، کہ میں یہ جب نگران حکومت بنی، یہ جو پی ڈی ایم 2 جس کو کہتے ہیں پی ڈی ایم 1، تو میں خود لندن گیا اور میں نے جا کے کہا کہ اب ہمیں انتقام کا جو دائرہ ہے اس کو کہیں روک۔ تو میاں صاحب کا ویو تھا کہ جس حد تک پی ٹی آئی گئی ہے اس حد تک یہ یہاں تو رک نہیں سکتا، کیونکہ اس کے جو وکٹم ہیں
फौज भी है, उस वक्त 9 मई हो चुका था, और इस वक्त हम भी हैं और ये सारे हैं, तो इस स्टेज पे तो ये ना रिवर्स हो सकता है ना रुक सकता है। इसी तरह सिर्फ ये नहीं, मैं ऑन रिकॉर्ड हूं कि मैं 3 दफा इमरान खान साहब के पास गया और मैंने कहा कि ये दीवार पे लिखा नजर आ रहा है, हम जिधर बढ़ रहे हैं इधर सिवाय कन्फ्रंटेशन के, सिवाय आपको नुकसान के कुछ नहीं हो। और उनको कहा, पहली मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डायलॉग करें। पहले तो उस वक्त जो उस वक्त की पीडीएम हुकूमत थी उसने एक ऑफर की थी कि फलां तारीख को इलेक्शन करवा रहे, और मेरी राय उनसे ये थी कि आप इस तारीख को इलेक्शन मान जाए। लेकिन उस वक्त पीटीआई का ये व्यू था कि जी हम ये डेट नहीं माने, ठीक। चुनाचे वो डेट ना मानी गई, निगरान हुकूमत, वो पीडीएम लंबी होती गई। मैं 3 दफा खान साहब के पास गया, जाहिर है बुलाते तो वो इजाजत देते थे तो मैं जाता था, ये तो नहीं कि मैं एक तरफा तौर पे चला जाता था। तो फिर ये सारी पीटीआई की लीडरशिप बैठी थी, तो जब ये बात हुई कि भाई आप पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डायलॉग क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा ये इनके पास तो कोई इख्तियार नहीं है, जो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं इनसे साथ नहीं बैठूंगा। खैर मैंने कन्विंस करने की कोशिश की कि बेशक इख्तियार ना हो, फिर भी एक कंसेंसस डेवलप करते हैं। चाहे मसलन एमआरडी ने जब वो अपोजिशन में थी तो उन्होंने सूबों के हकूक के बारे में, यानी जब वो अपोजिशन में थे, उन्होंने एक चार्टर बनाया जो बाद में 18वीं तरमीम में शामिल हुआ। इसी तरह जब नून लीग और पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थे, इक़्तिदार में नहीं थे, तो उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया। तो जरूरी नहीं होता कि आप इक़्तिदार में हो तो आप किसी चीज पर इत्तफाक राय करें, आप इक़्तिदार से बाहर भी हो तो आप इत्तफाक राय कर सकते हैं। खैर लेकिन वो इस पर तैयार नहीं थे, क्योंकि कई पीटीआई के लोग जो थे बड़े एग्रेसिव भी थे। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि फौज के साथ मुज़ाकरात करें, अगर आप इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो फौज के साथ कर लें। तो खान साहब ने मुझे इंस्टेंटली जवाब दिया कि फौज नहीं मानती मुज़ाकरात के लिए। मैं क्या, उसका मेरे पास जवाब है। कहते हैं क्या? मैंने कहा ये 5 मिनट का काम है, आप तैयार हो जाए। कहते हैं क्या? मैंने हंस के कहा, मैंने कहा आप, मैं और आप बाहर चलते हैं, प्रेस बाहर खड़ा है, आप कहते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब से बेहतर आज तक कोई आर्मी चीफ नहीं आया, तो हफ्ते 10 दिन में सारी बात ठीक हो जाएगी। तो वो इस पे तैयार ना हुए और यूं ये मामला जो है ये आज तक लटका हुआ है। तो लेकिन बहरहाल किसी का भी जेल जाना ठीक है। जिस तरह हम बेनजीर भुट्टो के जेल पे जाने पे समझते थे कि गलत है, और जिस तरह हम समझते थे कि नवाज शरीफ को गलत जेल भेजा गया सुप्रीम कोर्ट और अदालतों ने, मैं जाती तौर पर तो ये भी समझता हूँ कि आज भी किसी सियासतदान को कैद करना गलत है और उसको रिहा होना चाहिए। तो मेरी तो यहाँ बातचीत खत्म है। तो अब आप जो भी कोई पूछना चाहेंगे तो मैं हाजिर हूँ। Don't forget to like, comment and subscribe.